Everyone. So today we will discuss the rest three topics, that is of principle of management. The rest 3 points are there, and also we will discuss the important question of this chapter. So the 12th number is stability of personnel. So this is a very important principle of management in which we all say that there should be a stability in an organization for the employee. So here stability means कि रुके रहना या फिर एक जगह स्टेबल रहना, एंड प्रिजनर्स यहाँ पे उसको जो एम्प्लॉय कहते हैं उसको कहते हैं प्रिजनर. तो यहाँ बोलते हैं फियर्स कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एम्प्लॉयज़ है उसको बार बार चेंज ना करें या फिर उन लोग को बार बार टर्नओवर ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में हार्म होता है. अगर एक एम्प्लॉय को एक सही रिम्यूनरेशन, सही एटमॉस्फेयर या फिर उसको सही से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये ऑब्वियस है कि वो एम्प्लॉय अपना जॉब चेंज कर देगा, ही और शी विल स्विच द जॉब. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्म होगा. क्यों हार्म होगा? क्योंकि एक एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसको एक ट्रेनिंग दिया जाता है. दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, दैट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो उसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए कुछ पे करता है. ऐसा ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, ट्रेनिंग के लिए भी टाइम देता है. ट्रेनिंग पीरियड में भी वो जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी दिया जाता है. उसके साथ साथ उनका यूनिफॉर्म हो गया या फिर कुछ अदर, जैसे पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड. तो उस पर क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का सबको पता होता है कि जो सैलरी है उससे भी जो कट होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उसको सेम अमाउंट उसका पे करता है, तो पीएफ बनता है. तो ये सब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का एक इन्वेस्टमेंट होता है एम्प्लॉय के लिए. तो ट्रेनिंग हो जाता है, देन अदर उतना उसको सिखाया जाता है. एक पर्सन को जिसको एक परफेक्ट नॉलेज नहीं है कोई भी काम के लिए, उसको परफेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है. तो उसमें एक टाइम लगता है, पैसा इन्वेस्ट होता है. तो अगर वो एम्प्लॉय काम सीखने के बाद वो कुछ दिन बाद वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है, तो इससे किसका हार्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन का हार्म होता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही से ट्रीट करने के लिए, उनके साथ उनको एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एज वेल एज गिव देम अ गुड रेम्यूनरेशन एज दे डिजर्व. तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. ओके, सो द 13 नंबर इज इनिशिएटिव. तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, एक पहला और स्टेप लेना टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स डूइंग समथिंग. द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इनिशिएटिव, कुछ चीज़ का इनिशिएटिव लेना. So in which we all say that this is the duty of the manager to encourage the feelings of initiative among the employees. तो क्या होता है, ये काम बेसिकली क्या होता है मैनेजर का होता है कि वो इनिशिएटिव का जो फीलिंग्स है वो उसमें जितने एम्प्लॉयज़ है उसमें वो अराइज करे कि वो भी कुछ इनिशिएटिव ले, कुछ डिसीजन ले ऑर्गेनाइजेशन के लिए विद इन लिमिट्स एंड ऑथोरिटी एंड डिसिप्लिन. ओके, सो फियल कहते हैं कि जितने भी सिर्फ मैनेजर ही होते हैं जो इनकरेज और जो मोटिवेट कर सके कि एम्प्लॉयज़ को कि तुम भी कुछ सोचो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ आइडियाज़, कुछ डिसीजन लो. तो उसमें भी क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है कि जो जिस लेवल में उस लेवल का ही ले. सपोज अगर मिडिल लेवल का कोई मैनेजर टॉप लेवल का डिसीजन ले तो वो इनएप्रोप्रिएट होगा. तो वही कहते हैं कि अपने लिमिट और अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन में ही रहे, मतलब अपना जो लिमिट है और अपना जो अथॉरिटी, जो पावर है और डिसिप्लिन के साथ ही वो कोई डिसीजन और इनिशिएटिव ले काम के लिए. एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द मैनेजर्स allows the subordinate to his or her to take some decisions or utilize some ideas to give them time against the gradual to become a integral part of the organization. तो ये क्या होता है, एक मैनेजर होता है, अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को वो चांस दे कि वो भी कुछ अपना आइडियाज़ शेयर करे और जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने में, उसको ग्रो करने में और ज़्यादा हेल्प करे. तो ये हो गया है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजर है वो इनिशिएटिव ले कि बाकी जो एम्प्लॉयज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करे कि तुम भी इसके बारे में सोचो. देखो अब डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट दिमाग होता है, डिफरेंट मतलब थिंकिंग होता है कि सोचने का उनका जो कैपेबिलिटी होता है वो डिफरेंट होता है. सो ये क्या होता है, जब ऐसे भी हो सकता है कि कोई लोअर लेवल का कुछ बहुत अच्छा सा आइडिया दे गया जिससे बिजनेस बहुत ग्रो किया और अच्छा प्रॉफिट हुआ. तो इसीलिए कहा जाता है कि उनको एटलीस्ट एक मौका मिलना चाहिए कि वो भी एक डिसीजन ले या फिर वो अपना आइडियाज़ को शेयर करे, एक इनिशिएटिव लेकर शेयर करे वो ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे उसको कुछ प्रॉफिट मिले या फिर कुछ अच्छा हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ. दिस इज़ नोन एज इनिशिएटिव. सो स्प्लिट द कॉर्प्स, इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ सेम
एम और उनका जो गोल होता है वो सेम होता है. सो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसमें टी साइलेंट रहता है, स्पिट दी क्रॉप्स होता है. ओके. So as per this principle, a manager should continuously makes efforts to develop a team spirits among the subordinate. तो इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है उनको हमेशा कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाना पड़ता है कि एक टीम बना रहे और उसका जो स्पिरिट लाइक वी हैव टू डू दिस, ऐसा है कि एक काम है जिसको वो एक साल में वो काम कंप्लीट होगा और जब इन ड्यूरेशन ऑफ 6 months वो काम का जो जो स्पीड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है. तो क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ में जो मोटिवेशन है वो कम हो जा रहा है. तो उस केस में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, वही लोग होते हैं जो उन लोगों को मोटिवेट कर सके, नो यू हैव टू डू दिस और करो, हम लोग इस साल और ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे. तो एक टीम स्पिरिट को कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगा के बना रखना. एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग वी आई, उनको हमेशा वी यूज़ करना है. वी हैव टू डू दिस, नॉट आई हैव टू डू दिस. उनको कहना है कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे, हम सब मिलकर ये जो गोल है उसको अचीव करेंगे. तो इसमें ये कहा जाता है कि हमेशा उसको आई के जगह पे वी यूज़ करना चाहिए और जब भी वो अपना नॉर्मल कन्वर्सेशन करे किसके साथ, सबऑर्डिनेट के साथ. तो बेसिकली एक टीम स्पिरिट को हमेशा कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाना, एक टीम स्पिरिट्स बनाने में वो काम होता है मैनेजर का. और आई के प्लेस में वी का यूज़ करना कि हम सब ये मिलकर करेंगे, दैट इज़ नोन एज द स्पिरिट. फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर शुड से दैट वी विल डू दिस वर्क इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल डू दिस. इसमें क्या होगा, दिस बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर विल कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ द कॉपरेशन अमंग द सबऑर्डिनेट. तो इसमें क्या होता है, अगर एक मैनेजर आई बोलते हैं तो आई मतलब क्या होता है, वो अपने बारे में बता रहे हैं. अगर वो कहते हैं वी, तो हम सब मिलकर ये करेंगे. तो इससे क्या होता है, जो टीम, जो जितने सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन लोगों का वो और अच्छा से कॉपरेट करते हैं और उन लोगों का जो टीम गोल है वो अचीव करना ज़्यादा ईजी होता है. सो यही था वो चैप्टर जो हम लोग 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था इसमें, अलॉन्ग विद जो प्रीवियस वीडियोस इसमें है, उसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, नेचर, डेफिनेशन सब कुछ है और इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है. सो दिस आर द 5 important question. The first is, what are the principle of management? So already I explained there are 14 types of principle of management. You have to elaborate each of them in this answer. The second is, how are principle of management divided? So it is basically divided into two parts. That is, one is on the basis of observation and you have to explain that, and the second is on the basis of experimental studies. So the principle of management is divided into two ways. Third is nature of principle of management. So already explained this, that is universal applicability, general guidance, and formed by practical and experimentation, flexibility, mainly behavioral, relationship between cause and effect, and lastly contingent. So these are the 7 nature of principle of management. You have to explain each of that. It's fundamental. So there are the Henry Fayol has explained the fundamentals of principle of management. That firstly he said the list of principle of management should not be long but should be suggestive, and only those principles should be explained which becomes applicable in most of the situation. इसमें क्या होता है, फंडामेंटल क्या है, जो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि इसमें उन्होंने 2 या 3 चीज़ मतलब 2 चीज़ सोच कर ये बनाया था. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी हो वो शॉर्ट हो और जो सिचुएशन में उसको यूज़ किया जाए. एंड सेकेंडली, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, और उसको वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और काम आने पे उस पर थोड़ा लेस और मोर चेंजेस कर दिया जाए, मतलब करा जा सके. सो वो उसका फंडामेंटल हो गया. एंड लास्ट इट्स सिग्निफिकेंस, जो है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है. तो इसमें भी आई थिंक 5 और 6 पॉइंट्स थे, जिसका है फर्स्ट, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसिट्स ऑफ मैनेजर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजंस. फोर्थ इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट. फिफ्थ इज fulfilling social responsibilities, and the sixth is management training, education and research. These are the 6 significance of principle of management, and you have to explain this. So these are the important questions, and this is the last videos of principle of management. In next video we will read about scientific management. Thank you.